नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम संसाधन के संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम संसाधनों के संरक्षण के जो उपाय हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के उपायों के बारे में हमने चर्चा की थी कि प्रमुख रूप से ये 8 उपाय हैं जिनको काम में लेते हुए हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का क्या कर अधिक विकास करके, वैकल्पिक संसाधनों की खोज करके, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करके, पुनर्चक्रण, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, उन्नत तथा परिष्कृत तकनीकी का उपयोग तथा संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। इस चर्चा को अब हम विस्तार से करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। देखिए, हमें पता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करता है? संसाधनों का उपभोग तथा दोहन करता है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? संसाधनों का दोहन होगा। यदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में है और उनका दोहन करने के लिए जनसंख्या कम है तो क्या होगा? मनुष्य अपना विकास ज्यादा कर सकता है, उनका आर्थिक विकास ज्यादा होगा। लेकिन संसाधनों के अनुपात में यदि जनसंख्या काफी ज्यादा होती है तो मनुष्य अपना अनुकूल आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा और क्या होगा? उन पर दबाव पड़ेगा। किस पर? संसाधनों के दोहन पर। ठीक है, तो संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या अनुकूलतम अवस्था में बिना किसी अवरोध के क्या कर सकती है? आर्थिक विकास कर सकती है। जबकि संसाधनों की तुलना में जैसे ही जनसंख्या क्या करेगी? बढ़ेगी, वैसे ही क्या हो जाएगा? संसाधनों का शोषण प्रारंभ हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो अनव्यकरणीय संसाधन है जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है वो शीघ्र अतिशीघ्र क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम बात करें, लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है? अनव्यकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज्यादा इनका क्या होगा? दोहन होगा। तो ये शीघ्र क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देश में संसाधन संरक्षण के लिए सर्व प्रमुख उपाय कौन सा है? जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण रखना। संसाधन संरक्षण का दूसरा हमारा उपाय है ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, पारंपरिक संसाधनों के स्थान पर गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक विकास करना या अधिक उपयोग करना। पारंपरिक संसाधनों से तात्पर्य है जिनका प्राचीन काल से लगातार क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम। जबकि गैर पारंपरिक संसाधनों का अभी हाल ही के वर्षों में क्या हुआ है? उपयोग प्रारंभ हुआ है। जैसे बात करें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा की, तो ये जो संसाधन है गैर पारंपरिक ऊर्जा के, इनका क्या किया जा सकता है? नवीनीकरण किया जा सकता है तथा यह क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं। इनका लगातार कई वर्षों तक क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। यह सभी संसाधन प्रदूषण रहित होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होते हैं? प्रदूषण रहित होते हैं और एक बार इनको स्थापित करने के पश्चात काफी कम लागत पे इनका क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है और काफी कम लागत पे इनके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। देखिए, यदि हम कोयले को क्या करेंगे? जलाएंगे, या पेट्रोलियम का क्या करेंगे? दोहन की उपयोग करेंगे गाड़ी में या इंजन में, डीजल का उपयोग करेंगे, तो इनसे क्या होता है? प्रदूषण भी होता है। इनसे जहरीली गैसें तथा धुआं वायुमंडल में जाकर प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, जबकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो पहली चीज, गैर पारंपरिक संसाधनों के उपयोग से क्या कर सकते हैं? हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। दूसरी चीज, एक बार स्थापित करने की जो लागत आती है उसके पश्चात काफी कम दर पर या काफी कम लागत पर इनके द्वारा क्या की जा सकती है? ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इससे क्या होगा कि
जो हमारे पारंपरिक संसाधन है जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम, उनका क्या होगा, संरक्षण होगा, तथा संरक्षण के साथ साथ क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण से भी हमको राहत मिलेगी। संसाधन संरक्षण का तीसरा हमारा उपाय है वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना। वैकल्पिक का मतलब होता है यदि कोई संसाधन कम मात्रा में है तो उसके स्थान पे कोई दूसरा जो संसाधन है उसका उपयोग करना। क्यों? क्योंकि जो अनव्यकरणीय संसाधन है जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है वो काफी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो अनव्यकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण विकल्पों की खोज करके उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम बात करें कि जो तांबा है वो काफी कम मात्रा में उपलब्ध है और तांबे का उपयोग किसमें, जो विद्युत यंत्र होते हैं उसमें किया जाता है। तो जहां पर तांबे का उपयोग केवल बहुत ज्यादा आवश्यक है वहीं पे करना चाहिए और बाकी के स्थानों पर तांबे के स्थान पर किसका, हम एल्यूमिनियम का उपयोग भी कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोयला तथा पेट्रोलियम जो अनव्यकरणीय संसाधन है इनके स्थान पे नव्यकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो साधन है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इन सब के उपयोग को बढ़ाने से कोयला तथा पेट्रोलियम का क्या होगा, संरक्षण हो सकता है। संसाधन संरक्षण का चौथा हमारा उपाय है संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग से तात्पर्य है कि जो संसाधन सीमित है तथा क्या है, समाप्य है, उनका उपयोग अति आवश्यक कार्यों में तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में किया जाना चाहिए। तो ठीक है, ध्यान दीजिए कि सीमित तथा समाप्य संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक, दो चीजें ध्यान दीजिएगा, एक तो अति आवश्यक और राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में ही किया जाना चाहिए, अन्य कार्यों में उनके विकल्पों को प्रयोग में लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि भारत में टंगस्टन की उपलब्धता क्या है, काफी कम है, तो काफी कम होने के कारण टंगस्टन को जो राष्ट्रीय महत्व के कार्य हैं या फिर अति आवश्यक कार्य हैं वहीं पर उपयोग में लेना चाहिए। आयुध क्षेत्रों में, ठीक है, युद्ध के क्षेत्रों में, हथियारों में क्या है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए वरीयता के आधार पर टंगस्टन का प्रयोग कहां पर, आयुध, युद्ध और हथियारों में ही काम में लिया जाना चाहिए। संसाधन संरक्षण का पांचवा हमारा उपाय है धातुओं का पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण से तात्पर्य है कि धातुओं का जो स्क्रैप होता है, कतरनें होती है या फिर जो एक बार उपयोग में लाई गई धातुएं होती है उनको गलाकर उनका पुनः उपयोग करना। ठीक है, तो धातुओं के पुनर्चक्रण से क्या तात्पर्य है, धातुओं के स्क्रैप, कतरन व उपयोग में आने के बाद खराब होने पर धातुओं को गलाकर पुनः उपयोग में लेना पुनर्चक्रण कहलाता है। इस विधि के द्वारा हम धातु को एक बार काम में लेने के पश्चात भी कई बार उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो जो धातुएं समाप्य हैं या फिर जिनके भंडार काफी कम पाए जाते हैं उन धातुओं को कई बार हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं पुनर्चक्रण की विधि के द्वारा। उदाहरण के लिए हम बात करें तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, इस प्रकार की धातुएं हैं कि इनका क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण के द्वारा एक बार के अलावा कई बार हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण का अगला हमारा उपाय है कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करना। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग हम प्राकृतिक संसाधनों के स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के स्थान पर कृत्रिम संसाधनों के उपयोग के उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम लकड़ी के स्थान पर किसका, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं या फिर रेलवे के जो लाइनें होती है उसमें पटरियों के नीचे जो स्लीपर लगे होते हैं उसमें लोहे तथा लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पे सीमेंट तथा कंक्रीट से बने हुए स्लीपरों का उपयोग करके हम लकड़ी तथा लोहे की क्या कर सकते हैं, खपत को बचा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों के स्थान पे कृत्रिम संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके।
संसाधन संरक्षण का अगला हमारा उपाय है उन्नत तथा परिष्कृत तकनीकी का उपयोग। ठीक है, उन्नत तथा परिष्कृत या विकसित तकनीकी के उपयोग से हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्नत व परिष्कृत तकनीकी के द्वारा क्या करना चाहिए, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करके भू संसाधनों की बचत की गई है, या फिर परिष्कृत तकनीकी के द्वारा इस प्रकार के इंजन बनाए जा रहे हैं जिनसे पेट्रोल तथा डीजल की खपत क्या हुई है, कम हुई है, गाड़ियों का एवरेज बढ़ा है। जहां पहले गाड़ियां 1 लीटर पेट्रोलियम में 10 से 12 किलोमीटर चलती थी, वहीं आज 25 से 30 किलोमीटर तक भी चल रही हैं। इससे क्या होगा कि जो पेट्रोलियम तथा डीजल की जो खपत है वो क्या होगी, कम होगी। तो उन्नत तथा परिष्कृत तकनीकी के द्वारा का उपयोग करके हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं, उपयोग अधिक कर सकते हैं। ठीक है, पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पोषणीय विकास का सामान्य और सीधा सा अर्थ है कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी के लिए हम उनको क्या कर सके, संरक्षित कर सके। ये जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम संसाधनों को बचा सके। तो अगर हम अर्थ और परिभाषा की बात करें तो पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है कि पोषणीय विकास से तात्पर्य है पर्यावरण के साथ विवेकपूर्ण, देखिए वापस वही 4 शब्द याद रखने आपको, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, पुनर्भरण क्षमता अनुसार तथा विनाश रहित उपयोग से है। पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से है, जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सतत विकास के साथ की जा सके। सतत विकास से तात्पर्य है लगातार विकास। ठीक है, वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ हमें संसाधनों का प्रयोग किसके लिए करना है, भावी पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है। इस प्रकार से प्रयोग करना है कि हमारा तो विकास हो लेकिन भावी पीढ़ी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उसका भी क्या हो, विकास हो सके। सतत विकास की इस प्रक्रिया में मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जा सकता है। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है इसकी भी आवश्यकताओं की क्या हो, पूर्ति हो, और आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी क्या हो सके, आर्थिक विकास हो सके, उनकी आवश्यकताओं की भी क्या हो सके, पूर्ति हो सके, जिससे संसाधनों के मितव्ययतापूर्ण तथा पुनर्भरण क्षमतानुसार उपयोग और संरक्षण पर क्या दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है। किस चीज पर, कि संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण तथा पुनर्भरण क्षमता के अनुसार क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, जिनसे संसाधनों को पुनर्स्थापित किया जाए। अगर वन संसाधन है या पशु पक्षी जीव जंतु जिनका भी हम उपयोग कर रहे हैं उनका क्या किया जा सके, उनको पुनर्स्थापित किया जा सके। तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके छोटी टिप्पणी आ सकती है, लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में कि पोषणीय विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि पोषणीय विकास से तात्पर्य है संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ आगे आने वाली या भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सकते। आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को क्या कर सके, संरक्षित कर सकें। ठीक है, जिससे उनका भी क्या हो सकता है, सतत विकास संभव हो सके। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के संरक्षण के उपाय तथा पोषणीय विकास अध्याय 15 समाप्त होता है। अगले क्लास में किसी नए अध्याय के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।